देखो सेक्शन 148 किससे रिलेटेड है? कोस्ट ऑडिट एंड कोस्ट रिकॉर्ड्स। किससे रिलेटेड है? कोस्ट रिकॉर्ड्स एंड कोस्ट ऑडिट। अब ध्यान से सुनना, देखो जो सेक्शन 148 सब सेक्शन 1 है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पास कर सकती है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पास कर सकती है? ऑर्डर पास कर सकती है ऑन सच क्लास ऑफ कंपनीज, ऑन सच क्लास ऑफ कंपनीज engaged in the production of goods, engaged in the production of goods, engaged in the production of goods or providing services, or providing services as may be prescribed। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकती है ऑन सच क्लास ऑफ कंपनीज जो क्या है? engaged in the production of goods or providing such services as may be prescribed, as may be prescribed, as may be prescribed। अब आप बताओ, अभी तक जो हम रूल्स पढ़ रहे थे, हम कौन से रूल्स पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। क्या पढ़ रहे थे? कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। अब मैं जो बात कर रही हूँ रिलेटिंग टू कोस्ट, हम कौन से रूल्स पढ़ेंगे? कंपनीज कोस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स। क्या पढ़ेंगे? कंपनीज कोस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014। क्या पढ़ेंगे? कंपनीज कोस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। अब किनको कोस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, ये कहां प्रिस्क्राइब किया गया है? रूल 3 ऑफ कंपनीज कोस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014। और कोस्ट रिकॉर्ड जिनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूड किया जाएगा। अगर आपको याद हो सेक्शन 2 क्लॉज 13 क्या बोलता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, सेल्स एंड परचेजेस, कोस्ट रिकॉर्ड्स इफ एप्लीकेबल। अगर आपके ऊपर कोस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूड किए जाएंगे। अब देखो सेक्शन 148 सब सेक्शन 1 क्या कहता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकते हैं सच क्लास ऑफ कंपनीज जो क्या है? engaged in the production of goods, such goods or providing such services as may be prescribed। तो as may be prescribed के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? रूल 3 ऑफ कंपनीज कोस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014 की यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, आपको इनकी क्या मेंटेन करेंगे पड़ेंगे? रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे और इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूड किया जाएगा, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूड किया जाएगा। अब ध्यान से सुनना, रूल 3 क्या बोलता है? रूल 3 ऑफ कंपनीज कोस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स क्या बोलता है? कोस्ट रिकॉर्ड्स आर एप्लीकेबल किसको बनाने हैं? स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज। किसको बनाने हैं? स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज। किसको बनाने हैं? स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी को भी कोस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे, फॉरेन कंपनीज को भी कोस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन एक्सक्लूड कर दिया गया। किसको एक्सक्लूड कर दिया गया? माइक्रो और स्मॉल। किसको एक्सक्लूड कर दिया गया? माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज एज पर MSMED एक्ट, एज पर MSMED एक्ट, एज पर MSMED एक्ट 2006। देखो क्या बोला गया कि स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी को भी कोस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। अब आप बताना, क्या गवर्नमेंट कंपनी को कोस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे? बिल्कुल, गवर्नमेंट कंपनी को भी कोस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। क्या पब्लिक कंपनी को कोस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे? क्या 1% कंपनी को कोस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे? क्या प्राइवेट कंपनीज को कोस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे? यस। अगर वो स्पेसिफाइड कंपनीज की लिस्ट में आ रही है तो उनको कोस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। लेकिन एक्सक्लूड किया गया, किसको एक्सक्लूड किया गया? माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज एज पर MSMED एक्ट 2006। अब ध्यान से सुनना, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज कौन सी होती हैं? आपको याद नहीं करनी इनकी लिमिट्स, बस मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर माइक्रो कौन सी होती है? जिसने इन्वेस्टमेंट की है प्लांट एंड मशीनरी में नॉट मोर देन 1 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 5 करोड़। और स्मॉल कौन सी होती है? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन 10 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 50 करोड़। तो इसको माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज बोला जाएगा। आपको इन लिमिट्स को याद नहीं करना। वैसे क्या है? 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नॉट मोर देन 1 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 5 करोड़। और उसमें कितनी है? 10 नॉट 50। आपको ये लिमिट्स लर्न नहीं करनी। अब आप बताना, क्या जो मीडियम एंटरप्राइज है एज पर MSMED एक्ट, क्या उसके ऊपर कोस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल होंगे? द आंसर टू दिस इज यस। सिर्फ एग्जम्पशन किसको दी गई है? माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज, वो भी एज पर MSMED एक्ट। अगर कोई MSMED एक्ट में मीडियम एंटरप्राइज है उसको कोस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। अगर कोई स्मॉल कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट, अगर एज पर कंपनीज एक्ट वो स्मॉल कंपनी है तो उसको कोस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। सिर्फ एग्जम्पशन किसको है? माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज एज पर MSMED एक्ट 2006, एज पर MSMED एक्ट 2006। engaged in the production of goods and services, engaged in
प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज। या तो वो गुड्स बना रही है या वो क्या दे रही है, सर्विसेज दे रही है। अगर उसका ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अगर उसका ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अगर उसका क्या ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज किससे एक्सीड हो जाए, 35 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, अगर उसका ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ और मोर है, अगर उसका ओवरऑल टर्नओवर क्या है 35 करोड़ और मोर है, तो उसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे, अब ध्यान से सुनना क्या बोला गया, इसके लिए हम कहां चले गए, रूल 3 ऑफ कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014 की किनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं, स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी को भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे, एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज। एक्सक्लूड किसको किया गया, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज एज पर एमएसएमई एक्ट 2006। अब आप बताना क्या गवर्नमेंट कंपनी पे यस, पब्लिक कंपनी पे यस, प्राइवेट कंपनी पे यस, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पशन किसको है, माइक्रो और स्मॉल, वो भी कैसे, एज पर एमएसएमई एक्ट, और मीडियम एंटरप्राइज एज पर एमएसएमई एक्ट, उनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे, अगर उसका ओवरऑल टर्नओवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर उसका ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज 35 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। अब ध्यान से सुनना, स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज कौन सी हैं, स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज को कहां बताया गया, रूल 3 में दिया गया। अब क्या दिए गए, दो टेबल दिए गए, एक दिया गया टेबल ए और एक दिया गया टेबल बी। टेबल ए में तो क्या दिए गए, रेगुलेटेड सेक्टर के प्रोडक्ट्स, क्या दिए गए, रेगुलेटेड सेक्टर के प्रोडक्ट्स, और टेबल बी में कौन से प्रोडक्ट्स दिए गए, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के प्रोडक्ट्स। किसके दिए गए, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड सेक्टर में इन्होंने 6 प्रोडक्ट्स की लिस्ट दी, कितने प्रोडक्ट्स की लिस्ट दी, 6 प्रोडक्ट की, और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में इन्होंने 33 प्रोडक्ट्स की लिस्ट दी। किसकी लिस्ट दी, 33 प्रोडक्ट्स की लिस्ट दी। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, कॉस्ट ऑडिट, ये आपके हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। अब ध्यान से सुनना, देखो यहाँ लिस्ट दी है, क्या दी है, लिस्ट दी है। रूल 3 में आपको क्या दी है, लिस्ट दी है। रूल 3 में आपको क्या दी है, लिस्ट दी है। इसमें आप देखो 2 टेबल हैं, एक है टेबल ए, एक है टेबल बी। टेबल ए में क्या दिए हुए, रेगुलेटेड सेक्टर, रेगुलेटेड सेक्टर्स में कितने प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, 6 प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में कितने प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, 33 प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। कितने प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, 33 प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। अगर कोई भी कंपनी रेगुलेटेड सेक्टर में फॉल करती है, कोई भी कंपनी रेगुलेटेड सेक्टर का प्रोडक्ट बनाती है, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर का प्रोडक्ट बनाती है, तो वो किस में आ जाएगी, स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज में आ जाएंगी। और अगर उस कंपनी का टर्नओवर 35 करोड़ और मोर है, अगर उस कंपनी का टर्नओवर 35 करोड़ और मोर है, तो उसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। तो स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज में क्या आ जाएगा, एक तो रेगुलेटेड सेक्टर और एक नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड सेक्टर को तो कहां दिया हुआ है, आपके टेबल ए में, और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर को कहां दिया हुआ है, टेबल बी में। और इसमें कितने प्रोडक्ट्स हैं, 33 प्रोडक्ट्स। इसमें कितने प्रोडक्ट्स हैं, 6 प्रोडक्ट्स। अगर कोई भी कंपनी इन 6 प्रोडक्ट्स या इन 33 प्रोडक्ट्स जो रेगुलेटेड सेक्टर में है या जो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में है, इनकी प्रोडक्शन या ये सर्विसेज दे रही है, तो उनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे अगर उनका ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज किससे ज्यादा, 35 करोड़ और मोर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज ओवरऑल टर्नओवर। आपको ये प्रोडक्ट्स के नेम नहीं लर्न करने, 6 प्रोडक्ट्स 33 प्रोडक्ट्स, आपको इनके नेम लर्न नहीं करने। अब ओवरऑल टर्नओवर में क्या क्या आएगा, ओवरऑल टर्नओवर में सभी टर्नओवर आएगा ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, चाहे जिस पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स लगते हैं, चाहे जिस पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स नहीं लगते। ध्यान से सुनना, ओवरऑल टर्नओवर में ऑल प्रोडक्ट्स आएंगे, चाहे जिस पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स लगते हैं, चाहे जिस पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स नहीं लगते। फॉर एग्जांपल, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, वो रेगुलेटेड सेक्टर का प्रोडक्ट बनाती है ए, और वो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर का प्रोडक्ट बनाती है बी, और वो एक अदर प्रोडक्ट बनाती है। क्या बनाती है, अदर प्रोडक्ट बनाती है जिस पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल नहीं है। मतलब वो ना तो रेगुलेटेड सेक्टर की लिस्ट में है, ना वो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की लिस्ट में है, ना तो वो 6 में है, ना वो 33 में है, तो वो कोई अदर प्रोडक्ट बनाती है, सी प्रोडक्ट बनाती है। अब मान के चलना, जो रेगुलेटेड सेक्टर है उसका तो टर्नओवर है 1 करोड़, और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के जो प्रोडक्ट बनाती है उसका टर्नओवर है 1 करोड़, और जो अदर प्रोडक्ट बनाती है उसका टर्नओवर है 34 करोड़। अब आप मुझे बताओ, क्या इसके
इसके ऊपर रूल 3 एप्लीकेबल होगा। क्या इसको कोस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे? माय क्वेश्चन टू यू इज दिस, क्या इसको कोस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे? अब आप देखो इसका ओटी क्या है, इसका ओटी 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ प्लस 33 करोड़, इसका ओटी क्या है? 35 करोड़ है, क्योंकि ओटी में सभी टर्नओवर आ जाएंगे, चाहे जिस पे कोस्ट रिकॉर्ड्स लगते हैं चाहे जिस पे कोस्ट रिकॉर्ड्स नहीं लगते। तो सी का टर्नओवर भी इंक्लूड किया जाएगा देखने के लिए कि इनके ऊपर कोस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल हैं या कोस्ट रिकॉर्ड्स की एप्लीकेशन नहीं है, कि इनको कोस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करनी है या कोस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने। 35 करोड़ और हमारी लिमिट क्या थी? 35 करोड़ और मोर। अगर 35 करोड़ का ओटीबी है तब आपको कोस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। तो इन द प्रेजेंट केस इस कंपनी को कोस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। अब ध्यान से दोबारा से सुन लो, ओटी में सभी प्रोडक्ट्स का टर्नओवर आएगा, चाहे जिस पे कोस्ट रिकॉर्ड्स लगते हैं चाहे जिस पे कोस्ट रिकॉर्ड्स नहीं लगते, चाहे जिस पे कोस्ट रिकॉर्ड्स नहीं लगते। और अगर 35 करोड़ और मोर है ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आप पे कोस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। मान लो एक्स लिमिटेड पे कोस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल थे लेकिन इन्होंने कोस्ट रिकॉर्ड्स नहीं बताए, तो बताओ एज एन ऑडिटर आप क्या करोगे? एज एन ऑडिटर आप क्या करोगे? सबसे पहले तो सेक्शन 2 क्लॉज 13 क्या कहता है? सेक्शन 2 क्लॉज 13 कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। अभी बताया था, मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, सेल्स एंड परचेजेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कोस्ट रिकॉर्ड्स इफ एप्लीकेबल। तो मान लो इनके ऊपर कोस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल थे लेकिन इन्होंने कोस्ट रिकॉर्ड्स नहीं बनाए, तो मतलब इन्होंने क्या नहीं बनाई? इन्होंने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाई, इन्होंने सेक्शन 128 का कॉन्ट्रावीन किया। तो अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाए तो ऑडिटर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी में रिपोर्ट करेगा। कहां रिपोर्ट करेगा? सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी में रिपोर्ट करेगा वेदर द कंपनी हैज मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। और दूसरा, ऑडिटर को कहां रिपोर्ट करनी पड़ेगी? फटाफट बताओ, ऑडिटर कहां रिपोर्ट करेगा? ऑडिटर कारो में रिपोर्ट करेगा। ऑडिटर कारो के पैरा 3 क्लॉज 6 में रिपोर्ट करेगा, कारो के पैरा 3 क्लॉज 6 में रिपोर्ट करेगा। अब दोबारा से सुनना, एक तो सेक्शन 148 का नॉन कॉन्ट्रावेन हुआ, एक तो सेक्शन 148 का कॉन्ट्रावीन हुआ क्योंकि इन्होंने कोस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल थे, कोस्ट रिकॉर्ड्स नहीं बनाए। सेक्शन 128 के हिसाब से इन्होंने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाई, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आता है? सेक्शन 2 क्लॉज 13 में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद ऑडिटर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी में रिपोर्ट करेगा और दूसरा ऑडिटर को कारो के पैरा 3 क्लॉज 6 में रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर कोस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल थे और एंटिटी कोस्ट रिकॉर्ड्स नहीं बनाती तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब एक छोटी सी बात बताना, क्या एक रिटेल बिजनेस करती है, एक कंपनी क्या करती है? रिटेल बिजनेस करती है, क्या उसको कोस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं? क्या उसके ऊपर कोस्ट रिकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी होगी? देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, engaged in the production of goods and providing such services। अगर आप रिटेल बिजनेस करते हो तो आपको कोस्ट रिकॉर्ड्स आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, बिकॉज द एंटिटी engaged in the production of goods or providing such services as may be prescribed और आप रेगुलेटेड सेक्टर या फिर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की लिस्ट में फॉल करते हो। अब आ जाइए सेक्शन 148 सबसेक्शन 2। सेक्शन 148 सबसेक्शन 2 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पास कर सकती है? कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकती है कि आपको क्या करवानी है? कोस्ट ऑन सच क्लास ऑफ कंपनीज की उनको क्या करवानी है? कोस्ट ऑडिट करवानी है। किसकी कोस्ट ऑडिट करवानी है? कोस्ट रिकॉर्ड्स की क्या करवानी है? आपको ऑडिट करवानी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकती है कि आपको क्या करवानी है? ऑडिट करवानी है ऑफ द कोस्ट रिकॉर्ड्स, जो कहां प्रिस्क्राइब है? सेक्शन 148 सबसेक्शन 1। जो आपने सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 में कोस्ट रिकॉर्ड्स बनाए हैं उनकी क्या करवानी है? कोस्ट ऑडिट करवानी है ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्थ और टर्नओवर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्थ एंड टर्नओवर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा रूल 4 ऑफ कंपनीज कोस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014। कहां जाना पड़ेगा? रूल 4 ऑफ कंपनीज कोस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014। फटाफट पढ़ते हैं। सेक्शन 148 सबसेक्शन 2 ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को नेसेसरी लगता है कि वो क्या पास कर सकती है? ऑर्डर पास कर सकती है कि क्या करवानी है? ऑडिट करवानी है ऑफ कोस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ क्लास ऑफ कंपनीज, जो कहां प्रिस्क्राइब्ड है? सेक्शन 148 सबसेक्शन 1। जो सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 में जो आपके ऊपर कोस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल थे उनकी आपको क्या करवानी है? कोस्ट ऑडिट करवानी है ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्थ और टर्नओवर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो एज में बी प्रिस्क्राइब
ट्रैक के लिए हम कहाँ गए, रूल 4 कहाँ गए, रूल 4 ऑफ कंपनीज कोस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, रूल 4 क्या बोलता है। रूल 4 आपका है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोस्ट ऑडिट, किस पे है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोस्ट ऑडिट किस पे है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोस्ट ऑडिट। अब बताती हूँ एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोस्ट ऑडिट को आपको कैसे लर्न करना है। आपको दो पार्ट बनाने हैं, एक बनाना है ऐसे रेगुलेटेड सेक्टर, एक बनाना है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। क्या बनाना है, रेगुलेटेड सेक्टर, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड में आपको लिखना है ओटी, फिर लिखना है आईटी। नॉन रेगुलेटेड में क्या लिखना है, ओटी आईटी। क्या लिखना है, ओटी आईटी। अगर आपका ओटी क्या है 50 करोड़ या उससे ज़्यादा, और अगर आपका आईटी क्या है 25 करोड़ या उससे ज़्यादा, ओटी किससे ज़्यादा है 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, और आईटी किससे ज्यादा है 35 करोड़ या उससे ज्यादा, और बीच में क्या है एंड, बीच में क्या है एंड। ध्यान से सुनना, कोस्ट ऑडिट किसको करवानी है, पहले देखो रेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड सेक्टर के लिए लिमिट क्या है, अगर ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 50 करोड़ और मोर, 50 करोड़ और मोर, एंड इंडिविजुअल एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अगर उसका टर्नओवर किससे ज्यादा है 25 करोड़ और मोर, जो कहां प्रिस्क्राइब है, रूल 3। अब ध्यान से सुनना, ओटी तो क्या है, ओटी का मतलब ओवरऑल टर्नओवर, मतलब टर्नओवर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, चाहे जिस पे कोस्ट रिकॉर्ड्स लगते हैं चाहे जिस पे कोस्ट रिकॉर्ड्स नहीं लगते। अब ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल टर्नओवर का मतलब एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो कहां प्रिस्क्राइब्ड है, रूल 3 में। मतलब रूल 3 में आपके रेगुलेटेड सेक्टर भी प्रिस्क्राइब्ड है और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर भी प्रिस्क्राइब्ड है। रेगुलेटेड सेक्टर के लिए तो टेबल ए है और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर को कहां प्रिस्क्राइब किया गया है, टेबल बी में। अब क्या बोला गया, जिनको कोस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं रूल 3 में, चाहे वो रेगुलेटेड सेक्टर के हैं चाहे वो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के हैं, तो इंडिविजुअल टर्नओवर का मतलब रेगुलेटेड सेक्टर प्लस नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, मतलब जिस पे कोस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल हैं, जिसमें रूल 3 एप्लीकेबल है, मतलब जिसको कोस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल हैं, उन सभी प्रोडक्ट्स का टर्नओवर, सभी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का टर्नओवर 25 करोड़ और मोर है, 25 करोड़ और मोर है, तो आपको रेगुलेटेड सेक्टर्स के प्रोडक्ट्स की कोस्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी। और दोनों के बीच में क्या है, एंड, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी कोस्ट ऑडिट होगी, तभी कोस्ट ऑडिट होगी। ओटी 50 करोड़ और मोर और आईटी 25 करोड़ और मोर। और वैसे ही नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, ओटी का मतलब ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, चाहे कोस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल हैं चाहे कोस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल नहीं है। आईटी का मतलब जो रूल 3 में, मतलब जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर कोस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल हैं, चाहे वो रेगुलेटेड सेक्टर के हैं चाहे वो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के हैं, आपको सभी का टर्नओवर देखना है। अगर वो 35 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपको नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के प्रोडक्ट्स की कोस्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देती हूँ। अब आप मुझे बताओगे कि एंटिटी को कोस्ट रिकॉर्ड्स बनाएंगे, एंटिटी कोस्ट रिकॉर्ड्स नहीं बनाएगी, कोस्ट ऑडिट करवाएगी या कोस्ट ऑडिट नहीं करवाएगी। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो 3 प्रोडक्ट्स में डील करती है। एक तो वो रेगुलेटेड सेक्टर का प्रोडक्ट डील करती है ए, एक वो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर का प्रोडक्ट डील करती है बी, और एक ये अदर प्रोडक्ट में डील करती है। किस में डील करती है, अदर प्रोडक्ट सी, अदर प्रोडक्ट सी। अब आपको देखना है इसका ओटी कितना है, इसका आईटी कितना है। फिर आप मुझे बताना क्या रूल 3 क्या इनको कोस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं, फिर रूल 4 क्या इनको कोस्ट ऑडिट करवानी है या कोस्ट ऑडिट नहीं करवानी। अब ध्यान से सुनना, रेगुलेटेड सेक्टर के ए प्रोडक्ट का टर्नओवर है मान के चलना 1 करोड़, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर का टर्नओवर है 5 करोड़ और अदर प्रोडक्ट्स का टर्नओवर है 40 करोड़, 40 करोड़। अब आप बताओ क्या इनको कोस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं, कोस्ट ऑडिट करवानी है या नहीं करवानी। ओटी कितना होगा, सभी प्रोडक्ट्स का टर्नओवर, चाहे वो रेगुलेटेड है चाहे वो नॉन रेगुलेटेड है चाहे वो अदर है, मतलब ए का प्ली का सी का, कितना हो गया 46 करोड़, कितना हो गया 46 करोड़। आईटी इनका कितना हुआ, रेगुलेटेड सेक्टर प्लस नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। आईटी क्या होता है, रेगुलेटेड सेक्टर जिन पे कोस्ट रिकॉर्ड्स लगते हैं, और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, इनका आईटी कितना हो गया 6 करोड़। अब आप बताओ क्या इनको कोस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं, द आंसर टू दिस इज यस, क्योंकि इनका ओटी किससे ज्यादा है 35 करोड़ और मोर, तो इनको कोस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। और कोस्ट रिकॉर्ड्स किसके बनेंगे, ए के भी बनेंगे और बी के भी बनेंगे, मतलब रेगुलेटेड सेक्टर के भी बनेंगे और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के भी बनेंगे। कोस्ट ऑडिट होगी, कोस्ट ऑडिट आप देखो, कोस्ट ऑडिट के लिए कितनी लिमिट थी, रेगुलेटेड सेक्टर के लिए लिमिट कितनी थी 50 करोड़,
और मोर और 25 करोड़ और मोर, दोनों के बीच में क्या था एंड। अब आप देखो ओटी कितना है 46 करोड़, ओटी 50 करोड़ से कम है, ओटी 50 करोड़ से कम है और आईटी तो कितना है 6 करोड़ और दोनों में क्या था एंड, तो इनको कोस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं केस नंबर 2। फॉर एग्जांपल इनका रेगुलेटेड सेक्टर का है 40 करोड़, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर का है इनका 10 करोड़ और इनका अदर प्रोडक्ट्स हैं 50 करोड़, अदर प्रोडक्ट्स है 40 करोड़। आप बताओ क्या इनको रेगुलेटेड सेक्टर, क्या इनको कोस्ट रिकॉर्ड्स बनाने, क्या इनको कोस्ट ऑडिट करवानी है? पहले निकालते हैं ओटी। ओटी कितना है 90 करोड़, आईटी कितना होगा रेगुलेटेड प्लस नॉन रेगुलेटेड, मतलब ये क्या होगा रेगुलेटेड प्लस नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, ये कितना हो गया 50 करोड़, आईटी कितना हो गया 50 करोड़। क्या इनको कोस्ट ऑडिट करवा, कोस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने? बिल्कुल रूल 3 एप्लीकेबल होगा, इनको ए और बी दोनों के कोस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि इनका ओटी 35 करोड़ और मोर है। अब आते हैं क्या इनको रेगुलेटेड सेक्टर की ऑडिट करवानी है? ओटी 50 करोड़ और मोर और आईटी 25 करोड़ और मोर। ओटी कितना है 50 करोड़ से ज़्यादा है और आईटी कितना है 25 करोड़ से ज़्यादा है, तो बिल्कुल इनको कोस्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी। रेगुलेटेड सेक्टर की तो करवानी ही पड़ेगी, ए की इनको कोस्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी। अब बी की चेक करते हैं, बी की लिमिट कितनी थी 135, कितनी थी ओटी 100 एंड आईटी 35, लेकिन इनका ओटी 100 से कम है, ओटी 100 से कम है, चाहे आईटी ज़्यादा है, दोनों के बीच में क्या है एंड, दोनों के बीच में क्या है एंड, चाहे ओटी की लिमिट अभी एक्सीड नहीं हुई, आईटी की लिमिट चाहे 35 करोड़ से ज्यादा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो इनको नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की ऑडिट नहीं करवानी, इनको नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की ऑडिट नहीं करवानी क्योंकि इनका ओटी 100 करोड़ से कम है। अब आते हैं, मान के चलो इनका रेगुलेटेड सेक्टर है 50 करोड़, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है 50 करोड़ और अदर है 10 करोड़। आप बताना क्या इनको ऑडिट करवानी है? अब देखो इनका ओटी कितना हो गया 110 करोड़, ऑडिट तो होगी ही, रिकॉर्ड्स तो बनेंगे ही बनेंगे क्योंकि 35 करोड़ और मोर, और इनका आईटी कितना है 100 करोड़ है। अब देखो रेगुलेटेड सेक्टर की क्या इनको ऑडिट करवानी है? लिमिट कितनी थी 50 एंड 25, ये भी 50 से ज़्यादा है, ये भी 25 से ज़्यादा है। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए लिमिट कितनी थी 135, ये 100 से ज़्यादा है, ये 35 से ज़्यादा है, तो बिल्कुल कोस्ट ऑडिट होगी, ए की भी होगी और बी की भी होगी। अब मैं आपको क्रक्स बताती हूँ, प्लीज़ क्रक्स सुन लो। क्रक्स क्या है? क्रक्स क्या है, एक किस और करवाऊंगी लास्ट में। क्रक्स क्या है? ओटी का मतलब सभी टर्नओवर ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, चाहे जिस पे कोस्ट रिकॉर्ड्स लगते हैं, चाहे जिस पे कोस्ट रिकॉर्ड्स नहीं लगते, चाहे जिस पे कोस्ट रिकॉर्ड्स नहीं लगते। आईटी का मतलब टर्नओवर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, जिस पे क्या लगते हैं कोस्ट रिकॉर्ड्स लगते हैं, जिस पे कोस्ट रिकॉर्ड्स लगते हैं। तो अगर आपको ये केस समझ आ गया तो जितने भी केस आ जाए, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, ओटी का मतलब क्या है टर्नओवर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, टर्नओवर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, चाहे जिस पे कोस्ट रिकॉर्ड्स लगते हैं, चाहे जिस पे कोस्ट रिकॉर्ड्स नहीं लगते। और आईटी का मतलब टर्नओवर ऑफ ओनली दोस प्रोडक्ट्स ऑन व्हिच कोस्ट रिकॉर्ड्स आर एप्लीकेबल, चाहे वो रेगुलेटेड सेक्टर है, चाहे वो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है, चाहे वो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है। अब मैं आपको एक लास्ट केस करवा रही हूँ, इसमें आपको दिमाग लगाना है। एक एंटिटी है वो रेगुलेटेड सेक्टर में डील नहीं करती, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में डील नहीं करती और उसका टर्नओवर 100 करोड़ है, और आप बताओ क्या उसका ओटी 100 करोड़ है, क्या उसको कोस्ट रिकॉर्ड्स बनाने? द आंसर टू दिस इज नो। पहले तो वो स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज की लिस्ट में होनी चाहिए, ना तो वो रेगुलेटेड सेक्टर का प्रोडक्ट बना रही है, ना वो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर का प्रोडक्ट बना रही है, तो कोस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल ही नहीं होंगे। जब रिकॉर्ड्स ही एप्लीकेबल नहीं है तो ऑडिट की तो बात ही नहीं होगी। तो पहली कंडीशन वो स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज में होनी चाहिए, वो रेगुलेटेड सेक्टर या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में डील कर रही हो। अब रूल 3 में 3 एग्जम्पशन दी हुई हैं, सॉरी रूल 4 में 3 एग्जम्पशन दी हुई हैं कि किन को कोस्ट ऑडिट नहीं करवानी, कि किन कंपनीज को कोस्ट ऑडिट नहीं करवानी। अब ध्यान से सुनना, रूल 4 में जो एग्जम्पशन दी हुई हैं वो किसकी हैं? कोस्ट ऑडिट की हैं, लेकिन कोस्ट रिकॉर्ड्स तो बनाने ही पड़ेंगे, कोस्ट रिकॉर्ड्स तो बनाने ही पड़ेंगे। जो एग्जम्पशन है वो किसके लिए? वो एग्जम्पशन कोस्ट ऑडिट के लिए है, कोस्ट रिकॉर्ड्स के लिए नहीं है। कोस्ट रिकॉर्ड्स तो बनेंगे ही बनेंगे। अब इसमें 3 एग्जम्पशन है, फटाफट सुनना। पहली एग्जम्पशन क्या है? पहली एग्जम्पशन है अगर उस एंटिटी का रिवेन्यू, अगर उस कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स
उस एंटिटी का रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स इन फॉरेन एक्सचेंज, वो एंटिटी एक्सपोर्ट करती है और उसके पास जो रिवेन्यू आ रहा है वो किस में आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है, एक्सीड करता है 75% ऑफ टोटल रिवेन्यू। जो उसका टोटल रिवेन्यू है, टोटल रिवेन्यू का 75% से ज्यादा, टोटल रिवेन्यू का 75% से ज्यादा कहां से जनरेट हो रहा है, रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स इन फॉरेन एक्सचेंज, मतलब वो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी इंडिया में लेकर आ रही है 75% ऑफ टोटल रिवेन्यू से ज्यादा, तो उनको कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी, लेकिन उनके ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक एंटिटी है, एक कंपनी है, उसका टर्नओवर कितना है, 100 करोड़ है, और वो एक्सपोर्ट्स में ला रही है फॉरेन एक्सचेंज में, रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स इन फॉरेन एक्सचेंजेस 80 करोड़, दैट इज एक्सीडिंग 75% ऑफ टोटल रिवेन्यू। अगर एक्सपोर्ट इन द रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सीड 75% ऑफ टोटल रिवेन्यू, तो उनको कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी, लेकिन रूल 3 तो लगेगा ही लगेगा। एग्जम्पशन रूल 4 में कॉस्ट ऑडिट की है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स की नहीं है। और अगर वो एंटिटी ऑपरेट करती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, अगर वो एंटिटी ऑपरेट करती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो उनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स नहीं बनाने। और अगर कोई कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है फॉर कैपिटिव कंजम्पशन, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटिव कंजम्पशन, वो इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करती, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करती, वो सिर्फ खुद के प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल एक एंटिटी है मान लो जिसपे कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल नहीं है मान लो, लेकिन वो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का एक कैपिटिव कंजम्पशन का प्लांट लगाया है, और वो खुद के प्लांट में ही, खुद की प्रोडक्शन में ही उसको कंज्यूम करते हैं, मतलब ओन कंजम्पशन करते हैं, वो उस इलेक्ट्रिसिटी की ओन कंजम्पशन करते हैं। अगर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट लगाया है फॉर कैपिटिव कंजम्पशन, तो कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी, लेकिन कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। ये एग्जम्पशन किसके लिए है, कॉस्ट ऑडिट के लिए है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए नहीं है। 3 एग्जम्पशन है, रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सीड 75% ऑफ टोटल रिवेन्यू ऑपरेटिंग इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है फॉर कैपिटिव कंजम्पशन, तो आपको कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अभी क्वेश्चन सुनना, एक कंपनी है जो कहां ऑपरेट करती है, एससीजेड में, एससीजेड में, और एससीजेड में ऑपरेट करती है, उस एंटिटी, उस कंपनी का टर्नओवर है 100 करोड़, और वो एक्सपोर्ट्स में रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स इन फॉरेन एक्सचेंजेस 50 करोड़। आप बताओ क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स, क्या कॉस्ट ऑडिट एंटिटी को करवानी पड़ेगी या नहीं करवानी पड़ेगी? अगर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है तो आपको एक्सपोर्ट की लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर वो ऑपरेट कर रही है एससीजेड में, इररिस्पेक्टिव ऑफ लिमिट, चाहे एक्सपोर्ट्स में है चाहे उसका टर्नओवर कितना भी है, तो उसको रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। अब ये एग्जाम्पशन है, फटाफट पढ़ लेते हैं। रूल 4, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। किसको कॉस्ट ऑडिट करवानी है, रेगुलेटेड सेक्टर, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड सेक्टर में अगर ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द कंपनी फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 50 करोड़ और मोर, और the aggregate turnover of individual products or services for which cost records are required to be maintained is 25 करोड़ और मोर। और रूल 3 में रेगुलेटेड सेक्टर भी आ जाएगा, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर भी आ जाएगा। आपको सभी प्रोडक्ट्स का टर्नओवर देखना है जिस पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल हैं, जिस पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल हैं। और रेगुलेटेड सेक्टर में लिमिट कितनी है, 100 करोड़ और मोर, और आईटी के लिए लिमिट कितनी है, 35 करोड़ और मोर। नॉन एप्लीकेबिलिटी मतलब एग्जम्पशन की, किसको कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी, लेकिन कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो बनाने पड़ेंगे, कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो बनाने पड़ेंगे। रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सीड 75% ऑफ टोटल रिवेन्यू, और जो ऑपरेट कर रही है किसमें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, ऑपरेट कर रही है किसमें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, और रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सीड 75%। और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है फॉर कैपिटिव कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ओन कंजम्पशन, तो उनको कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, तो उनको कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका रूल 4। अब रूल 5 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। रूल 5 में बताया हुआ है मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स में क्या क्या आएगा। तो मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स किससे रिलेटेड है, रूल 5। ये आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अगर कॉस्ट ऑडिट होगी, अगर कॉस्ट ऑडिट होगी तो हमें कौन चाहिए, कॉस्ट ऑडिटर चाहिए। अब कॉस्ट ऑडिटर कौन बन सकता है, कॉस्ट ऑडिटर बन सकता है ओनली एंड ओनली कॉस्ट अकाउंटेंट, एक्सक्लूसिवली कॉस्ट अकाउंटेंट। सीएमए कौन बन सकता है, कॉस्ट
अकाउंटेंट कौन बन सकता है? कॉस्ट अकाउंटेंट। और इसको अपॉइंट कौन करेंगे? इसका अपॉइंटमेंट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन अपॉइंट करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और कॉस्ट अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटेंट एज डिफाइंड इन कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट एक्ट 1959 एंड हु होल्ड्स वैलिड सीओपी, मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। और इसका अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसका अपॉइंटमेंट करेंगे। अब इनको भी तो रेमनरेशन जाएगा। अब इनका रेमनरेशन कौन अप्रूव करेगा, कौन होगा? तो इनके रेमनरेशन के लिए हम कहां जा रहे हैं, प्लीज ये बात ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना। रूल 14, अभी तक हम कौन से रूल्स की बात कर रहे थे? अभी तक हम बात कर रहे थे रूल्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट एंड कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014। अब मैं किसकी बात कर रही हूं? रूल 14 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। किसकी बात कर रही हूं? कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। रूल 14 जो किस पे है? रेमनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, रेमनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है ध्यान से सुनना, या तो ऑडिट कमेटी होगी या ऑडिट कमेटी नहीं होगी। अगर ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है अंडर सेक्शन 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या अपॉइंट करेंगे? कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। वो कॉस्ट ऑडिटर कौन होगा? कॉस्ट अकाउंटेंट होगा। कौन होगा? कॉस्ट अकाउंटेंट होगा, या फिर फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होगी, या फिर कौन होगी? फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होगी, या फिर क्या होगी? फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होगी। और कैसे अपॉइंट करेंगे? अगर ऑडिट कमेटी है, आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी, आफ्टर कंसीडरिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ ऑडिट कमेटी, मतलब कॉस्ट ऑडिटर की रिकमेंडेशन कौन देगी? ऑडिट कमेटी देगी। और रेमनरेशन की भी ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन देगी आफ्टर कंसीडरिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ ऑडिट कमेटी फॉर द ऑडिटर एज वेल एज ऑफ रेमनरेशन। और रेमनरेशन अप्रूव तो कौन करेंगे? बोर्ड अप्रूव करेगा, लेकिन इसको मेंबर से रेटिफाई करवाया जाएगा, लेकिन इसको शेयर होल्डर से रेटिफाई करवाया जाएगा, लेकिन इसको शेयर होल्डर से रेटिफाई करवाया जाएगा। ध्यान से सुनना, देखो अगर ऑडिट कमेटी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेंगे? कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। कॉस्ट ऑडिटर कौन होगा? कॉस्ट अकाउंटेंट होगा, या फिर फर्म्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होगी। कॉस्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। अगर ऑडिट कमेटी है तो आफ्टर कंसीडरिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ ऑडिट कमेटी। और जो रेमनरेशन है, क्या? रेमनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, अगर ऑडिट कमेटी आफ्टर कंसीडरिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ फॉर रेमनरेशन बाय द ऑडिट कमेटी अप्रूव कौन करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे, लेकिन इसको मेंबर से रेटिफाई करवाना पड़ेगा, शेयर होल्डर से रेटिफाई करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेंगे? कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। और जो रेमनरेशन है उसको कहां से? उसको शेयर होल्डर से रेटिफाई करवाना पड़ेगा। तो अगर सिंपल सी बात मैं बोलूं, कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कौन करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। कौन अपॉइंट करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। अगर ऑडिट कमेटी है तो उनकी रिकमेंडेशंस को कंसीडर करके, अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो खुद से वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर लेंगे कॉस्ट ऑडिटर। लेकिन जो कॉस्ट ऑडिटर का रेमनरेशन होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे। कौन अप्रूव करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे, लेकिन शेयर होल्डर से रेटिफाई करवाना पड़ेगा, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये बात कहां लिखी हुई है? रूल 14 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2000, कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। अब आ जाइए सेक्शन 148 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? द ऑडिट अंडर सेक्शन सबसेक्शन 2, मतलब 148 सबसेक्शन 2 में जिनकी ऑडिट होगी, कौन करेगा ऑडिट? कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा, जिसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बोर्ड करेंगे। ऑन सच रेमनरेशन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो प्रिस्क्राइब के लिए हम कहाँ गए? रूल 14 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। इन केस ऑफ कंपनी जहाँ ऑडिट कमेटी है, बोर्ड अपॉइंट करेगा कॉस्ट ऑडिटर। कौन अपॉइंट करेगा? इंडिविजुअल हु इज कॉस्ट अकाउंटेंट or firms of cost accountant in practice as a cost auditor on the recommendations of audit committee who shall recommend remuneration for such cost auditor। और remuneration के भी recommendation कौन देगी? audit committee देगी। और जो audit committee ने remuneration की recommendation दिया उसको approve कौन करेगा? board करेगा, लेकिन उसको shareholder से ratify करवाया जाएगा। तो ध्यान से सुन लो एक बात अच्छे से, remuneration जो है वो member से ratify करवाया जाएगा, लेकिन appointment board के हाथ में power है। board अपॉइंट करेगी कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है और या फिर फर्म्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हो सकती है। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड इंडिविजुअल हु इज कॉस्ट अकाउंटेंट और फर्म्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करेगी, लेकिन रेमनरेशन के लिए शेयर होल्डर से रेटिफाई करवाया जाएगा। अब ध्यान से सुनना, जो
स्टैट्यूटरी ऑडिटर अंडर सेक्शन 139 अपॉइंट हुआ है, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू एंड फेयर व्यू पे ओपिनियन देगा, जो अपॉइंट हुआ है सेक्शन 139 में, वो कोस्ट ऑडिटर नहीं हो सकता। ध्यान से सुनना, वो कोस्ट ऑडिटर नहीं हो सकता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिटर अपॉइंट किया गया है सेक्शन 139 में, वो कोस्ट ऑडिटर नहीं हो सकता, जिसका अपॉइंटमेंट सेक्शन 148 में होता है। तो ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स होने चाहिए। कोस्ट ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर नहीं हो सकता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर कोस्ट ऑडिटर नहीं हो सकता। ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स होने चाहिए, डिफरेंट पर्संस होने चाहिए। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी अपॉइंटेड फॉर कंडक्टिंग कोस्ट रिकॉर्ड्स। मतलब कोस्ट ऑडिटर एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कांट बी सेम। और जो कोस्ट ऑडिट होगी तो उसको किससे कंप्लाई करना पड़ेगा? कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना पड़ेगा। किससे कंप्लाई करना पड़ेगा? कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना पड़ेगा। और रूल 5 में क्या दिया गया है? मेंटेनेंस ऑफ कोस्ट रिकॉर्ड्स। अब मैं आपको एक और करवा रही हूँ, ध्यान से सुनना। अब मैं आपको करवा रही हूँ रूल 6, ध्यान से सुनना, रूल 6। अब ये रूल 6 किसका है? रूल 6 ऑफ कंपनीज, रूल 6 ऑफ कंपनीज कोस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स। क्या करवा रही हूँ? रूल 6 ऑफ कोस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। ध्यान से सुनना, रूल 6 ऑफ कंपनीज कोस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स क्या बोलता है? देखो, आपको ऑडिटर अपॉइंट करना है, कितने दिन में आपको कोस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है। तो ये टाइम लिमिट्स दी हुई है, किसके अंदर टाइम लिमिट्स दी हुई है? ये टाइम लिमिट्स दी हुई है आपके रूल 6 के अंदर। देखो, जो कोस्ट ऑडिटर है वो अपॉइंट कितने दिन में हो जाना चाहिए? पहले तो इसको अपॉइंट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितने दिन में अपॉइंट करेंगे? विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। विद इन 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कौन अपॉइंट करेंगे? Within 180 days from commencement of financial year, कोस्ट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितने दिन के अंदर? Within 180 days of commencement of financial year। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 2021 की आपको कोस्ट ऑडिट करवानी है, तो 1 अप्रैल 2020 के विदिन 180 डेज आपको कोस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। जिस दिन आपका फाइनेंशियल ईयर बिगिन होता है, आपको उसके विदिन 180 डेज क्या अपॉइंट करना है? कोस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है। जो कोस्ट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे उससे पहले क्या लेनी है? रिटन कंसेंट एंड सर्टिफिकेट लेना है। क्या लेनी है? रिटन कंसेंट एंड सर्टिफिकेट लेना है। कोस्ट ऑडिटर से आपको क्या लेना है? रिटन कंसेंट एंड सर्टिफिकेट लेना है। कोस्ट ऑडिटर से क्या लेना है? रिटन कंसेंट एंड सर्टिफिकेट लेना है। क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर से हम रिटन कंसेंट एंड सर्टिफिकेट लेते थे? बिल्कुल लेते थे। ये बात कहाँ लिखी हुई थी? सेक्शन 139। और हम गए थे इसमें रूल 3 एंड रूल 4। तो रूल 4 में लिखा हुआ था कि आपको कोस्ट ऑडिटर से रिटन कंसेंट एंड क्या लेना होता है? सर्टिफिकेट लेना होता है। क्या लेना होता है? रिटन कंसेंट एंड सर्टिफिकेट लेना होता है। वैसे कोस्ट ऑडिटर से भी आपको क्या लेना है? रिटन कंसेंट एंड सर्टिफिकेट लेना है। जैसे ही आपने कोस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया, कंपनी को इंटीमेशन देना पड़ेगा। कंपनी को इंटीमेशन देना पड़ेगा। एक तो वो कोस्ट ऑडिटर को इंटीमेट करेंगे कि हाँ जी, हमने आपको कोस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर दिया है, और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। किसको बताना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। कौन से फॉर्म के अंदर? CRA 2 में। किसमें बताना पड़ेगा? CRA 2 में। मतलब कोस्ट रिकॉर्ड ऑडिट फॉर्म नंबर CRA 2 में बताना पड़ेगा। कितने डेज के अंदर? 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग, और 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग विच एवर इज अर्लियर। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया, आपने कोस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर दिया 2 अप्रैल 2020 को, 2 अप्रैल 2020 को, तो आपको विद इन 30 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को CRA 2 में बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ऑडिटर अपॉइंट किया है मान के चलो 170 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो मैक्सिमम टेन्योर कितना है? 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर और 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग विच एवर इज अर्लियर। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को CRA 2 में अपॉइंटमेंट ऑफ कोस्ट ऑडिटर का बताना पड़ेगा। अब पढ़ते हैं, देखो ये हम पढ़ रहे हैं रूल 6 ऑफ कोस्ट ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। बोर्ड अपॉइंट करेगा कोस्ट ऑडिटर कितने दिन के अंदर? 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और आपको कोस्ट ऑडिटर से क्या लेनी है? रिटन कंसेंट लेनी है, और क्या लेना है? सर्टिफिकेट लेना है। और आपको इंटीमेशन देनी है अपॉइंटमेंट की। एक तो कोस्ट ऑडिटर को बता दो, और सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको CRA 2 में बताना है। कितने डेज के अंदर? विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग, और विद इन 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। मतलब मैक्सिमम 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट
कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक तो इंटीमेशन चला जाना चाहिए। अब आपको रिटर्न कंसेंट लेनी है और सर्टिफिकेट लेनी है। सर्टिफिकेट में वो क्या लिखेगा, मैं एलिजिबल हूँ, मैं डिसक्वालीफाई नहीं हूँ। ना तो कंपनीज एक्ट में देखो जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर था, जो सेक्शन 139 में अपॉइंट होता था, वो क्या बोलता था, मैं एलिजिबल हूँ, मैं डिसक्वालीफाई नहीं हूँ। ना तो कंपनीज एक्ट में ना चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में ये क्या बोलेगा, मैं एलिजिबल हूँ, मैं डिसक्वालीफाई नहीं हूँ। ना तो कंपनीज एक्ट में ना कोस्ट वर्क अकाउंटेंट एक्ट 1959 में ये क्या बोलेगा, मैं एलिजिबल हूँ, मैं डिसक्वालीफाई नहीं हूँ। ना तो कंपनीज एक्ट में ना कोस्ट वर्क अकाउंटेंट एक्ट 1959 एंड इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। और मैं सेक्शन 141 का क्राइटेरिया मैट आउट करता हूँ, सेटिस्फाई करता हूँ क्राइटेरिया ऑफ सेक्शन 141। देखो सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 जो डिसक्वालिफिकेशंस किस पे लगती थी, जो ऑडिटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर अपॉइंट करते थे इस सेक्शन 139 पे, उसके ऊपर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की डिसक्वालिफिकेशंस लगती थी। दैट इज सेम एप्लीकेबल टू कोस्ट ऑडिटर। कोस्ट ऑडिटर कहेगा कि मैं डिसक्वालीफाई नहीं हूँ, मैं सेक्शन 141 का क्राइटेरिया मैट आउट करता हूँ और जो मेरा अपॉइंटमेंट है विद इन द लिमिट है, मतलब इनके ऊपर भी सीलिंग लिमिट के प्रोविजंस लगते हैं। तो और ये सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी सीलिंग लिमिट के प्रोविजंस इनके ऊपर भी लगते हैं। तो कॉस्ट ऑडिटर कहेगा कि मेरी जो ऑडिट है वो क्या है, विद इन लिमिट है। और जो मैंने लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट द ऑडिटर, ऑडिट फर्म और एनी ऑफ द पार्टनर विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल मैटर ऑफ मिसकंडक्ट जो मैंने सर्टिफिकेट में डिस्क्लोज की है वो बिल्कुल क्या है, ट्रू एंड करेक्ट। 4 बातें लिखेगा, मैं एलिजिबल हूँ, मैं डिसक्वालीफाई नहीं हूँ, ना तो कंपनीज एक्ट में ना कोस्ट वर्क अकाउंटेंट एक्ट 1959 में एंड इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। और मैं 141 सेक्शन 141 का क्राइटेरिया मैट आउट करता हूँ, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन, मैं इसका क्राइटेरिया मैट आउट करता हूँ। और जो मेरा अपॉइंटमेंट है, वो जो मेरा प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट है इज विद इन द लिमिट, मतलब मैं सीलिंग लिमिट में ही मेरी ऑडिट है। और लास्ट में जो मैंने लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स दी हैं आपको सर्टिफिकेट में, वो बिल्कुल क्या है, ट्रू एंड करेक्ट है। अब क्या आप बताओ, क्या ऑडिटर को रिमूव किया जा सकता है, क्या कोस्ट ऑडिटर को रिमूव किया जा सकता है? बिल्कुल कोस्ट ऑडिटर को रिमूव किया जा सकता है, लेकिन आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिल्कुल कोस्ट ऑडिटर को रिमूव कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। कोस्ट ऑफ ऑडिटर को रिमूव करने से पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। और जो ऑडिटर अपॉइंट करेगा, बोर्ड जो फिल करेगा ये वैकेंसी ड्यू टू रिमूवल जो हुई होगी, तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को CRA 2 में बताना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को CRA 2 में विद इन 30 डेज बताना पड़ेगा। क्या कोस्ट ऑडिटर के केस में कैजुअल वैकेंसी हो सकती है, चाहे वो रेजिग्नेशन की वजह से है, चाहे डिस्क्वालिफिकेशंस की वजह से है, चाहे डेथ की वजह से, क्या कैजुअल वैकेंसी हो सकती है? बिल्कुल कोस्ट ऑडिटर के केस में कैजुअल वैकेंसी हो सकती है। कैजुअल वैकेंसी को कौन फिल करेगा? बोर्ड फिल करेगा विद इन 30 डेज ऑफ सच वैकेंसी, बोर्ड फिल करेगा विद इन 30 डेज ऑफ सच वैकेंसी। और जो कैजुअल वैकेंसी का ऑडिटर अपॉइंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को CRA 2 में बताना पड़ेगा अबाउट द इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अबाउट द इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। और जो कोस्ट ऑडिटर है वो अपनी क्या बनाएगा, कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, जिसको वो ड्यूली साइन करेगा। कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, मैक्सिमम कितने दिन में बनाएगा? 180 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कितने डेज में बनाएगा? 180 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 180 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और सबमिट कर देगा किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट ड्यूली साइन करेगा और इसको सबमिट कर देगा विद इन 180 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिस दिन ईयर क्लोज हुआ। फॉर एग्जांपल आप ऑडिट कर रहे थे 2021 की, तो 31 मार्च 2021 के विद इन 180 डेज आपको अपनी कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनानी है। और किसको सबमिट करनी है? आपको कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट बोर्ड को सबमिट करनी है। अब बोर्ड को मिल गई कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट, अब बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो इनको कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट मिली है किससे? कोस्ट ऑडिटर से। इनको विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट, 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट इनको CRA 4 में, किसमें? CRA 4 में सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करनी पड़ती है। एक तो कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और अगर कोस्ट ऑडिटर ने कोई रिजर्वेशन या फिर क्वालिफिकेशन दी है उसको इंफॉर्मेशन, इसको एक्सप्लेनेशन देंगे, उसकी क्या देंगे? एक्सप्लेनेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि उन्होंने ये रिजर्वेशन या फिर क्वालिफिकेशंस क्यों दी हैं। अब आ जाइए रूल 6 क्या बोलता है? टेन्योर कंटिन्यू इन सच कैपेसिटी टिल द एक्सपायरी। अच्छा, कितना टेन्योर होगा कोस्ट ऑडिटर का? कोस्ट ऑडिटर का टेन्योर होगा टिल द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर और टिल ही सबमिट्स द कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2021 को ईयर खत्म हो गया, मैक्सिमम इसका टेन्योर कितना होगा? 180 डेज तक होगा। लेकिन अगर इसने पहले ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दी तो इसका टेन्योर तब तक होगा। क्या रिमूव हो सकता है? बिल्कुल, कोस्ट
ऑडिटर को रिमूव किया जा सकता है ओनली आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड और fill by board after giving opportunity of being heard reasons for removal in writing record the reasons for removal in writing और board of director को कि उनको क्यों रिमूव किया गया इसके reasons को writing में रिकॉर्ड करना पड़ेगा और जो न्यू ऑडिटर अपॉइंट होगा CRA 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। क्या कैजुअल वैकेंसी हो सकती है? चाहे कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन की वजह से, चाहे डेथ की वजह से, चाहे रिमूवल की वजह से। कौन फिल करेंगे? बोर्ड फिल करेंगे विद इन 30 डेज ऑफ सच वैकेंसी। जिस दिन वैकेंसी होगी उसके 30 डेज में कौन फिल करेंगे? बोर्ड फिल करेंगे। और कंपनी की ड्यूटी बनती है कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म CRA 2 में विद इन 30 डेज ऑफ फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, इंटीमेशन ऑफ कोस्ट ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ कोस्ट ऑडिटर CRA 2 में बताना पड़ेगा। और उसके बाद सबमिशन ऑफ कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट। कोस्ट ऑडिटर शैल ड्यूली साइन कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जांपल आपका 31 मार्च 2021 को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया। आप मैक्सिमम उसके विद इन 180 डेज में कोस्ट ऑडिटर को अपनी कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी। उसका फॉर्म क्या है? CRA 3। और जैसे ही कंपनी को कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट मिलेगी उसके विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ cost audit report along with full information and explanation on every reservation or qualification in CRA 4 में उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी उनकी क्वालिफिकेशन या फिर रिजर्वेशन होगी कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट में उनको विद एक्सप्लेनेशन और रिजर्वेशन अपनी कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी इन CRA 4। लेकिन अगर आपको पता हो सेक्शन 96 किस पे है? AGM होल्ड। क्या सेक्शन 96 सब सेक्शन 1 में अगर आपको पता हो रजिस्ट्रार के पास पावर है कि रजिस्ट्रार AGM का टाइम एक्सटेंड कर सकता है, AGM के लिए एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सकता है, तो रजिस्ट्रार के पास पावर है। अभी कोविड पैंडेमिक में ऐसा ही हुआ था। AGM होल्ड करने के लिए सेक्शन 96 सब सेक्शन 1 का पावर का यूज करके रजिस्ट्रार ने AGM की मीटिंग को एक्सटेंड किया था। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो AGM की मीटिंग को एक्सटेंड कर सकती है, AGM का टाइम एक्सटेंड कर सकती है। तो CRA का टाइम भी उतना ही एक्सटेंड हो जाएगा जितना AGM का एक्सटेंड हुआ है। और अभी कोविड पेंडेमिक की वजह से CRA 4 का भी टाइम एक्सटेंड किया गया था प्रोवाइडेड दैट कंपनी विच हैव गॉट एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऑफ होल्डिंग AGM ऑफ द कंपनीज एक्ट में फाइल CRA फॉर्म विद इन द रिजल्टेंट एक्सटेंडेड पीरियड। क्लियर हुई?